A5 हिंदी अध्याय 41 लापरवाह शूरवीर की शिक्षा _1। सुबह सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, दरवाजे पर धीमी दस्तक से लॉन्गडांग की नींद खुल गई। रात भर ध्यान करने के बाद और कल गुरुजी त्यानवु द्वारा दी गई गोली के साथ वह स्फूर्तिवान और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वह अपने मानसिक आत्मिक सागर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था। जी त्यानवु ने कल उसे बताया था कि यह बिंदु जादूगरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उनकी कला में सच्ची दीक्षा का संकेत देता है। छात्रावास का दरवाजा खोलने पर हाई जिफेंग पहले से ही प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके लापरवाह नाइट रूप में पिछले दिन जी त्यानवु के साथ हुए द्वंद्वयुद्ध का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। सुप्रभात शिक्षक है, लॉन्गडांग ने जल्दी से अभिवादन किया। मुझे मुक्का मारो, हाई जिफेंग ने अपनी छाती थपथपाई। लॉन्गडांग अचंभित रह गया। अपनी पूरी ताकत लगाओ और मुझे मुक्का मारो। मैं तुम्हारा वर्तमान स्तर देखना चाहता हूं, हाई जिफेंग ने थोड़े ठंडे स्वर में कहा। ओह ठीक है, लॉन्गडांग ने गहरी सांस ली और हाई जिफेंग की छाती पर एक मुक्का मारा। एक हल्की धमाके के साथ लॉन्गडांग को ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे की प्लेट से टकरा गया हो। शक्तिशाली प्रति झटके ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे उसका दाहिना हाथ दर्द से कांपने लगा। कुल मिलाकर आध्यात्मिक शक्ति 100 से कुछ ज्यादा, हाई जिफेंग ने सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं है कि जी त्यानवु ने तुम्हें क्या सिखाया है, लेकिन तुम्हें वह सीखना होगा जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैं सप्ताह में एक बार तुम्हारा मूल्यांकन करूंगा और यदि तुम मूल्यांकन में असफल हो गए। इस बिंदु पर दिव्य शूरवीर की आंखों में एक ठंडी चमक उठी, जिससे लॉन्गडांग की पीठ के रोंगटे खड़े हो गए। आज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि सबसे अच्छा बचाव एक अच्छा आक्रमण है। तुम्हें ना ये से बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका फुटवर्क ही मूल्यवान है, बाकी सब बकवास है। जैसे ही उसने कहा, उसके हाथ में एक ब्लेड की चमक उठी। 2 एस्टोप दिखाई दिए, हर एक 4 फुट लंबा और चौड़ा, कुंद ब्लेड वाला। ये दोनों तलवारें तुम्हारी साधना के लिए हैं। दाहिनी तलवार का वजन 36 कैरेट है और बाईं तलवार का 32 कैरेट। इस हफ्ते तुम्हारा मिशन इन्हें युद्ध में इस्तेमाल करने में सक्षम होना है। लॉन्गडांग एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, शिक्षक हाय, मैंने पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस को एकीकृत कर लिया है। क्या मुझे सुरक्षा शूरवीर नहीं बनना चाहिए? हाई जिफेंग ने उससे ठंडी नजर से देखा। एक सुरक्षा शूरवीर बनो। भले ही पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस को वध के लिए खींचा जाए, ये वही है। एक दंडक शूरवीर बनो। मैं एक दंडक शूरवीर हूं। ठीक है। बिना ज्यादा कुछ कहे लॉन्गडांग ने दोनों भारी तलवारें उठा लीं। अचानक उसका हाथ भारी हो गया और एक धमाके के साथ तलवारों के सिरे जमीन पर गिरे। वह वास्तव में एक हाथ में इतनी भारी शूरवीर तलवार रखने का आदी नहीं था। पूरी ताकत से प्रयास करने के बाद भी वह बड़ी मुश्किल से तलवारें दोबारा उठा पाया। हाई जिफेंग अचानक गायब हो गया और अगले ही पल लॉन्गडांग ने अपनी पीठ पर किसी की हथेली का दबाव महसूस किया। याद रखें, आपके शरीर की हर मांसपेशी उपयोगी है। शरीर का समन्वय सभी मांसपेशियों पर आपके नियंत्रण, टेंडन के खिंचाव, रक्त वाहिकाओं की लोच से आता है। मांसपेशियों की ताकत में बदलाव को ध्यान से महसूस करें और इसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। इसमें आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का संचार करें और अपने हथियार और शरीर को एक होने दें। जब आप मन और शरीर की एकता प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके पास एक शूरवीर की नींव होगी। बोलते हुए उससे एक जबरदस्त आभा लॉन्गडांग में प्रवाहित हुई, जिससे लॉन्गडांग की आध्यात्मिक शक्ति हाई जिफेंग के मार्गदर्शन में स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगी। उसकी मांसपेशियां कांप उठीं और उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में घुल मिल गई। उसने तुरंत इस एहसास को अपनी स्मृति में बसा लिया। उसके हाथों की भारी तलवारें हल्की होती गईं। चॉपिंग स्लैश। हाई जिफेंग के मार्गदर्शन में उसने डबल चॉपिंग स्लैश की एक क्रिया पूरी की। भारी तलवारें हवा में एक हल्की फुसफुसाहट के साथ सीटी बजाती हुई चलीं। इस भावना को याद रखें, परिश्रम के दौरान मांसपेशियों की ताकत में होने वाले परिवर्तनों और आध्यात्मिक शक्ति के एकत्रीकरण को याद रखें। इस प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर में होने वाले परिवर्तन इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाई जिफेंग के मार्गदर्शन में लॉन्गडांग ने 3 चॉपिंग स्लैश चालें पूरी की। हाई जिफेंग ने अपना हाथ वापस खींच लिया और शांति से कहा, अब तुम्हारी बारी है।
लॉन्ग डांग डांग ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करते हुए और अपनी कमर से अपनी पीठ की मांसपेशियों को हिलाते हुए उत्तर दिया। गति की यह श्रृंखला उसके कंधों, ऊपरी भुजाओं और अग्रबाहुओं तक पहुंच गई। अंततः जैसे ही उसने अपने दोहरे एस्टोक को ऊपर उठाया, उनमें आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी और भारी तलवारें नीचे की ओर एक चॉपिंग स्लैश करते हुए उड़ गईं। भारी तलवारें धीमी गूंज के साथ जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में रुक गईं। तलवार का ब्लेड हल्का सा कांप रहा था। लॉन्ग डांग डांग ने हाई जिफेंग की ओर देखा। गुरुजी, क्या ये सही है? हाई जिफेंग की आंखों में आश्चर्य की एक चमक दौड़ गई। 10 साल के बच्चे में 100 से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति होने पर भी लगभग 70 पाउंड वजनी तलवारों को चलाना इतना आसान नहीं था। हालांकि उसे सिर्फ हाथ से चलाने की याददाश्त थी, फिर भी तलवारें वैसी ही थीं। एस्टोक को नियंत्रित करना आसान नहीं था। उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं था कि लॉन्ग डांग डांग भारी तलवारें चला सकता था, लेकिन उन्हें हवा में लटकाए रखना, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद तलवार को नियंत्रित किया था, अब आसान नहीं था। ये नियंत्रण उसकी मांसपेशियों से नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति से था। उसकी मांसपेशियों में इतनी ताकत हो ही नहीं सकती थी। जारी रखें, हाई जिफेंग ने उदासीनता से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और एक और चॉपिंग स्लैश का प्रदर्शन किया। वाह, भारी तलवारों ने फिर से डबल चॉपिंग स्लैश किया। पहले की तुलना में नियंत्रण थोड़ा बेहतर लग रहा था। उसने ये कैसे किया? हाई जिफेंग के दिल में एक सवाल कौंधा। एक साधारण सा दिखने वाला चॉपिंग स्लैश भी व्यापक कौशल की मांग करता है। जारी रखना, लॉन्ग डांग डांग ने एक के बाद एक कई तलवारें चलाईं। धीरे धीरे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसकी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति सीमित थी और इतनी भारी तलवारें चलाना उसके लिए आसान नहीं था। 10 मिनट का ब्रेक लो और आगे बढ़ो, हाई जिफेंग ने उदासीनता से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने कमजोर स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे बाद में एक कक्षा में भाग लेना है। मैंने तुम्हें पहले ही छुट्टी दे दी है। इस बीच कक्षाओं में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जितियानवु तुम्हें बुनियादी चीजें सिखा देगा। हाई जिफेंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लॉन्ग डांग डांग के दिल में एक झटका सा लगा। रेकलेस नाइट के साथ प्रशिक्षण उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो, क्योंकि नाइट का स्वभाव अच्छा नहीं था। ढिलाई बरतने की हिम्मत न जुटा पाने के कारण लॉन्ग डांग डांग ने जल्दी से एस्टोक नीचे रखा और जमीन पर पालती मारकर बैठ गया। आध्यात्मिक शक्ति को ध्यान में प्रवाहित कर रहा था। इस समय उसकी बाहें बहुत दुख रही थीं और सूज गई थीं। यहां तक कि उसकी पीठ और कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था। पिछला स्पर्श फिर से उसकी पीठ पर लगाया गया और हाई जिफे की आवाज उसके कानों में गूंजी। एक जादूगर का ध्यान स्वर्ग और पृथ्वी में तात्विक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से तत्वों की शक्ति का मार्गदर्शन करके उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। एक शूरवीर की साधना का उद्देश्य अपनी क्षमता का विकास करना और स्वर्ग और पृथ्वी में तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करके आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना है। दोनों ही उपाय एक ही लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर अधिक केंद्रित है और दूसरा आत्मा अवशोषण पर अधिक। अपने ध्यान के दौरान आपको एक ऐसी विधि खोजनी होगी जो आपको सबसे उपयुक्त लगे। ये दोनों प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां एक ही ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन उनके अनुप्रयोग अलग अलग हैं। ये तथ्य कि आपकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति आपकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से कमजोर है, इसका अर्थ है कि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन आत्मा अवशोषण से कम है। मुझे लगता है कि भविष्य में जब आप दोनों में संतुलन बना पाएंगे, तो आपकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति उन्नत होगी और संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। साधना के दौरान इस बात का ध्यान रखें। उसके शरीर में गर्म आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी सक्रिय हो गई। एक चक्र के बाद उसके पूरे शरीर की खटास और सूजन गायब हो गई। जारी रखें। आज आपका कार्य 1000 चॉपिंग स्लैश करना है। जब रात हुई तो लॉन्ग डांग डांग ने आखिरकार अपना दिन का काम पूरा कर लिया। उसका शरीर इतना दर्द और कमजोरी से भरा था कि वह एक उंगली भी हिलाना नहीं चाहता था। साधना करते समय आप अपनी शारीरिक सीमा के जितना करीब होंगे, आपकी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी। यह आपकी क्षमता को प्रोत्साहित करने का भी सबसे अच्छा समय है। ध्यान करें, लॉन्ग कोनकॉन्ग ने अपने भाई को 2 दिनों से नहीं देखा था। यहां तक कि कैफेटेरिया में खाने के समय भी वह उसे ढूंढ नहीं पाया। वह छात्रावास जाना चाहता था, लेकिन ना ये ने उसे रोक दिया। आज शुक्रवार है, कल परीक्षा का दिन है। लॉन्ग कोनकॉन्ग ने तय किया कि उसे लॉन्ग डांग डांग को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रणनीति पर चर्चा के लिए
इसलिए वह आज सुबह जल्दी उठा और लॉन्ग डांग डांग के छात्रावास में पहुंचा। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो थका हुआ लॉन्ग डांग डांग ने उसका स्वागत किया। उसके बड़े भाई का वजन 2 दिन में ही कुछ कम हो गया था। उसकी आंखें भी थकान से भरी हुई थीं। तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हारा किसी से ब्रेकअप हो गया है? लॉन्ग कोन कोंग ने उत्सुकता से पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने आंखें घुमाई और दुखी होकर कहा, मैं थकने तक प्रशिक्षण लेता रहा हूं। तुम इतनी सुबह यहाँ क्यों आए हो? आज मेरी एकमात्र छुट्टी है। लॉन्ग कोन कोंग ने जवाब दिया, ये सब कल की परीक्षा की वजह से है। भाई, हमें क्या करना चाहिए? पहले साल में 900 छात्र हैं। अगर वे सब हमारे पीछे आ गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। लॉन्ग डांग डांग उसे छात्रावास में खींच ले गया। मेरे पास एक योजना है। हम अकेले नहीं टिक पाएंगे। सामूहिक लड़ाई में हम हार जाएंगे, इसलिए हमें दूसरों के साथ मिलकर काम करना होगा। इस समय सभी ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया है और कोई भी वास्तव में मजबूत नहीं है। इस परीक्षा में 3 विशेषज्ञता वाले योद्धा निश्चित रूप से लाभ में हैं। वे अपनी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जिसका मुकाबला 3 विशेषज्ञता वाले जादू वर्ग के लिए लगभग असंभव है। लेकिन 3 विशेषज्ञता वाले योद्धा छात्र भी ज्यादा मजबूत नहीं होंगे। हम अपनी अपनी कक्षाओं के कक्षा नेता हैं। हम अपनी दोनों कक्षाओं की शक्ति को एकजुट करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि शिक्षिका नाये ने पहले कहा था, होमरूम के शिक्षक हमारे लिए परीक्षा योजना बनाने में भाग नहीं ले सकते। इसलिए ज्यादातर कक्षाओं को 30-30 छात्रों के समूह में बांटा जाएगा। अगर हम एक समूह में 60 छात्रों का समूह बना पाते हैं तो हमें फायदा होगा। मुख्य बात यह है कि आपको अपने सहपाठियों को हमारे साथ एकजुट होने के लिए राजी करना होगा। हमें जितना हो सके उतना इकट्ठा होना चाहिए, फिर विरोधियों को एक एक करके हराना चाहिए। हमारे परिणाम बहुत बुरे नहीं होंगे। हमारी कक्षा को अपनी कक्षा के साथ गठबंधन के लिए राजी करना, यह आसान है, इसे मुझ पर छोड़ दो। लॉन्ग कोन कोंग ने आत्मविश्वास से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, ये सिर्फ समझाने बुझाने जितना आसान नहीं है। आपको ये भी सोचना होगा कि बाद में लाभ कैसे बांटे जाएं। अगर हम ज्यादा अंक अर्जित कर लेते हैं तो उन्हें कैसे बांटा जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो भविष्य में सबके लिए एक साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग कोन कोंग ने अपने होंठ सिकोड़े और कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? इसे मुझ पर छोड़ दो। समय आने पर मैं कोई योजना बनाऊंगा। तब तक सब तय हो जाएगा। तुम अपनी कक्षा में बात करो और मैं आज हमारी कक्षा का प्रबंध कर दूंगा। हम दोपहर के भोजन के समय मिलेंगे। जब लॉन्ग डांग डांग मैजिस क्लास 1 में दाखिल हुआ तो पूरी क्लास ने उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखा। आखिरकार स्कूल अभी अभी शुरू हुआ था और उसे एक प्रतिभाशाली और मैजिस क्लास 1 का क्लास लीडर माना जाता था, इसलिए लगातार 2 दिन की छुट्टी लेना उसके लिए एक असामान्य बात थी। लॉन्ग डांग डांग चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसकी टेबलमेट एजिया उसकी ओर मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, पिछले 2 दिनों से तुम कहाँ थे? लॉन्ग डांग डांग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। एजिया ये देखकर दंग रह गई कि वह जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने चुपचाप मेज पर उसकी तरफ एक नोटबुक रख दी, पिछले 2 दिनों के नोट्स। लॉन्ग डांग डांग ने उसे कुछ आश्चर्यचकित होकर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। एजिया ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। जैसे ही लॉन्ग डांग डांग नोटबुक खोलने वाला था, उसके सामने तिरछी बैठी एक लड़की अचानक घूमी और उसकी मेज पर एक और नोटबुक रख दी। लॉन्ग डांग डांग एक पल के लिए रुका और अगले ही पल कई और लड़कियां उठ खड़ी हुईं, तेजी से उसके पास आई और अपनी नोटबुक उसके सामने रख दी। 8 नोटबुक, कक्षा की 8 सबसे सुंदर लड़कियों की। सबसे खास बात यह थी कि उसने ये 8 नोटबुक पहले भी देखी थी। ये वही नोटबुक थी जो लॉन्ग कोन कोंग ने उससे पहले उधार ली थी। लॉन्ग डांग डांग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, खासकर जब उसने कक्षा में पुरुष छात्रों की नाराजगी भरी निगाहें देखीं, जिससे वह बेचैन और नाराज हो गया। उसने मन ही मन सोचा, लॉन्ग कोन कोंग, मैं तुम्हारा गला घोंट देना चाहता हूं। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह लॉन्ग कोन कोंग को जादूगरों के साथ और अधिक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। तभी सीयू बाहर से अंदर आया और कक्षा का कुछ अजीब सा माहौल तुरंत सामान्य हो गया। सीयू ने भी तुरंत लॉन्ग डांग डांग को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी, लेकिन साथ ही थोड़ी खुशी भी थी। हमारी क्लास लीडर वापस आ गई है। सही समय है। सीयू मंच पर गई, उसके चेहरे पर मुस्कान कम ही दिखती थी।
उसने गंभीर स्वर में कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दाखिले के बाद आपकी पहली परीक्षा होगी। चाहे आपको ये परीक्षा उचित लगे या नहीं, सभी को इसमें भाग लेना होगा। परीक्षा में अर्जित अंक आपके अंतिम ग्रेड पर बहुत प्रभाव डालेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अकादमी की आवश्यकताओं के अनुसार आप स्वयं परीक्षा में भाग लेंगे, शिक्षक कोई सलाह या मार्गदर्शन नहीं दे सकते। इसलिए इस बार सब कुछ आप पर निर्भर है। आज का मुख्य कार्य परीक्षा की रणनीतियों पर चर्चा करना है। लोंगडांग, आप चर्चा का नेतृत्व करेंगे। मैं बैठूंगा, लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। लोंगडांग जल्दी से खड़ा हो गया। ठीक है। ये कहते हुए वह पहले से ही मंच की ओर चल रहा था। हालांकि वह अकादमी में ज्यादा समय से नहीं था, लेकिन 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसकी शर्म लगभग खत्म हो गई थी। जी त्यानवू ने उससे कहा था कि परीक्षा से निपटने के लिए उसने जो जादू सीखा है, उसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि हाई जीफेग ने उससे कहा था कि उसे जीतना ही होगा। दोनों में से किसी ने भी परीक्षा में असफल होने के परिणामों का उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। सभी को नमस्कार। पिछले 2 दिनों से शिक्षण न कर पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तत्वों को संघनित करते समय मुझे कुछ समस्याएं आई और अकादमी के शिक्षकों ने मेरी साधना में सहायता की। मैं कल तक ठीक नहीं हो पाया, लोंगडांग ने शांति से कहा। एक मूल्यांकन जल्द ही होने वाला है। मैं पिछले कुछ दिनों से इस पर विचार कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप सभी भी यही सोच रहे होंगे कि इसे कैसे पास किया जाए। इसलिए मुझे यकीन है कि आपको भी यह एहसास हो गया होगा कि यह परीक्षा हम जादूगरों के लिए, हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगी। सामान्य परिस्थितियों में शायद हमारे पास होने का मौका भी न हो। इन शब्दों पर कक्षा में थोड़ी अफरा तफरी मच गई। छात्रों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। ठीक है, शांत हो जाओ, कक्षा प्रतिनिधि को बोलने दो। सीयू ने कुछ आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करते हुए भय का भाव पैदा किया। जब सब शांत हो गए तो लोंगडांग ने आगे कहा, न केवल हम बल्कि 3 विशेषज्ञता वाले जादू के सभी 15 वर्ग भी इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए संघर्ष करेंगे। यह मूल्यांकन स्वाभाविक रूप से हमारे साथ अन्यायपूर्ण है। 3 विशेषज्ञता वाले निकट युद्ध के लोग अपनी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति के कारण मजबूत शरीर वाले होते हैं। भले ही उन्होंने अभी तक अपने पेशेवर कौशल और ज्ञान को नहीं सीखा हो, उनकी व्यक्तिगत शक्ति हमारे शारीरिक रूप से कमजोर जादूगर पेशेवरों से कहीं अधिक है। हम में से अधिकांश के लिए एक बुनियादी मंत्र का जाप करना भी काफी कठिन है, अंक प्राप्त करना तो दूर की बात है। इस पर ज्यादातर छात्रों ने, जिनमें कुछ लड़के भी शामिल थे जो शुरू से ही उसके विरोधी थे, अनजाने में ही हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने भी यही सोचा था और इसलिए आने वाली परीक्षा से असंतुष्ट थे। वाकई यह अनुचित है, लेकिन क्या ये भी अकादमी की एक परीक्षा नहीं है? ये सर्वविदित है कि जादूगरों के रूप में हमारा भविष्य सभी व्यवसायों में सबसे प्रबल आक्रमण क्षमता वाला होगा। अभी यह अनुचित लग सकता है, लेकिन कुछ वर्षों में यही मूल्यांकन हमें बढ़त दिलाएगा। मेरा अनुमान है कि अकादमी का लक्ष्य हर पल निष्पक्षता के बजाय समग्र निष्पक्षता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में हमारा प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, हमारी उत्कृष्टता उतनी ही अधिक उजागर होगी और अकादमी हमें शिक्षण के लिए उतने ही अधिक संसाधन प्रदान करेगी। इसलिए सबसे पहले मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी इस परीक्षा को मानसिक रूप से हार न माने और इसे उत्तीर्ण करने का दृढ़ संकल्प रखें। दृढ़ निश्चयी होने का क्या फायदा? हम तो जादू भी नहीं कर सकते, आगे की पंक्ति में बैठे एक लड़के ने जवाब दिया। लोंगडांग ने सिर हिलाया और कहा, चलो समाधान की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सब मुझे बताएं कि कौन जादू कर सकता है। कोई भी जादू चलेगा। जो छात्र जादू कर सकते हैं कृपया खड़े हो जाएं। फिर उसने अपने साथियों की तरफ देखा। सीयू ने लोंगडांग की तरफ देखा और एक तरफ हल्की सी मुस्कुराए। वह कक्षा के माहौल को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता से संतुष्ट थी। अनजाने में ही उसने पूरी कक्षा का मूड बदल दिया था। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप मैजिस क्लास 1 वास्तव में प्रथम वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जादू के छात्रों का घर था। 8 छात्र खड़े हुए। स्कूल शुरू हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, फिर भी उनमें से 8, चाहे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण हो या विशुद्ध प्रतिभा के कारण, पहले से ही जादू का उपयोग करने में सक्षम थे। लोंगडांग को ये देखकर शर्मिंदगी हुई कि जो 8 छात्र खड़े हुए थे, उनमें से 6 ने पहले ही उन्हें अपनी नोटबुक दे दी थी, जिनमें उनकी डेस्कमेट एजिया भी शामिल थी। उन्होंने पूछा, कृपया मुझे बताएं कि अब आप कौन से मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं और कितनी बार। छोटा आग का गोला।
मैं इसे लगातार 3 बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, अगर मैं आराम करूँ तो शायद इससे भी ज्यादा। पानी की गोली 4 बार। ब्रेक थ्रू बोल्डर 4 बार। विंड ब्लेड 3 बार। एजिया ने फुसफुसाया जब उसकी बारी आई। उसे वायु तत्व से लगाव है। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे को देखकर लॉन्ग डांग डांग ने सहज ही सिर हिला दिया। वह स्कूल शुरू होने के बाद से ज्यादा स्कूल नहीं गया था, इसलिए यहाँ वह सिर्फ अपने डेस्कमेट से ही परिचित था। 8 छात्रों ने अपने अपने मंत्रों की सूची बनाई। उनमें से जिस छात्र को प्रकाश तत्व से लगाव था वह केवल प्रकाश मंत्र का ही प्रयोग कर सकता था। शेष 7 मूल मंत्र थे जिनमें कमजोर विनाशकारी शक्तियां थीं। ठीक है, सभी कृपया बैठ जाइए। लॉन्ग डांग डांग ने 8 छात्रों को बैठने दिया और आगे कहा, मेरा मानना है कि इस परीक्षा में सभी वर्ग एक इकाई के रूप में भाग लेंगे क्योंकि हर किसी की व्यक्तिगत शक्ति बहुत कम है। फिर भी हमारे लिए, जादू के पेशेवरों के लिए, यह अभी भी मुश्किल है। हम शायद किसी शूरवीर या योद्धा के एक भी हमले का सामना न कर पाएं। मेरा सुझाव है कि हम सहयोगी खोजें। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें निकट युद्ध वाले वर्गों के साथ सहयोग करना चाहिए। एक अन्य छात्र ने पूछा, क्या निकट युद्ध कक्षाएं हमारे साथ काम करने को तैयार होंगी? क्या उन्हें डर नहीं है कि हम उन्हें नीचे खींच लेंगे? लॉन्ग डांग डांग ने उत्तर दिया, आज का बोझ कल की मारक क्षमता है। मैं उन्हें समझाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। वे आज हमें परीक्षा पास करने में मदद करेंगे और जल्द ही, जब हम में से प्रत्येक जादू का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा और अच्छी विनाशकारी शक्ति प्राप्त कर लेगा, तो हम उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन जाएंगे। वह छात्र उन 8 लोगों में से एक था जो जादू कर सकते थे। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन यह मत भूलना, परीक्षा शुरू होने के बाद तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। और क्या तुम्हारा कोई लक्ष्य है? तुम किसे हमारे साथ गठबंधन करने के लिए मनाने की योजना बना रहे हो? लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, जरूर, नाइट्स क्लास 1। मेरा छोटा भाई क्लास का प्रतिनिधि है। ये सुनकर छात्रों में काफी दिलचस्पी दिखाई दी। जिस तरह वे अपने क्षेत्र के उत्कृष्ट जादूगर छात्र थे, उसी तरह नाइट्स क्लास 1 भी सर्वश्रेष्ठ भावी शूरवीरों का घर था। यह एक सच्चाई थी कि नाइट्स मंदिर सभी मंदिरों में प्रथम स्थान पर था। लॉन्ग डांग डांग ने कहा, अगर नाइट्स क्लास 1 को इस बात की चिंता नहीं है कि हम उन पर बोझ बन रहे हैं और वे हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं, तो क्या आप सब भी तैयार होंगे? अगर हाँ, तो कृपया अपने हाथ उठाएं। हम बहुमत के नियमों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद एक एक करके हाथ उठे। दरअसल, अगर कोई मजबूत, नजदीकी युद्ध में मदद करने को तैयार हो, तो मूल्यांकन में पास होने की संभावना निस्संदेह काफी बढ़ जाती। कक्षा के 30 विद्यार्थियों में से 20 से अधिक ने हाथ उठाया। अच्छा, अब तो फैसला हो गया। नाइट्स क्लास 1 आज हमें जवाब देगा। लॉन्ग डांग डांग, मेरा एक सवाल है। अगर हम नाइट्स क्लास 1 के साथ गठबंधन कर लें, तो उसके बाद अंक कैसे बांटे जाएंगे? जादू का इस्तेमाल कर सकने वाले छात्र ने फिर पूछा। लॉन्ग डांग डांग को स्पष्ट रूप से याद था कि उसका नाम लेनजिंग चेन था, जो रोशनी जादू का उपयोग कर सकता था। आज दोपहर में सबको बता दूंगा। इस बीच नाइट्स क्लास 1 में लॉन कोन कोन की भावुक आवाज गूंज उठी। मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है। नाइट्स क्लास 1 का सबसे बड़ा दुख क्या है? लॉन कोन कोन ने मंच पर खड़े होकर दोनों हाथ उस पर टिकाकर दृढ़ता से पूछा। लॉन्ग डांग डांग की तुलना में लॉन कोन कोन, जिसने उस दिन टीचर को धराशायी कर दिया था, निस्संदेह अपने सहपाठियों के बीच ज्यादा लोकप्रिय था। इसके अलावा यहाँ ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका प्रश्न सुनकर नाइट्स क्लास 1 के सभी छात्र दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर क्या दें। अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए लॉन कोन कोन ने कहा, हमारी सबसे बड़ी त्रासदी लड़कियों की कमी है। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा में हंसी दौड़ गई। किनारे खड़े वेई हुओ ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन खुद को रोक लिया। क्या मजाक है? क्या हंसी हमारे दुख दूर कर सकती है? नहीं, नहीं कर सकती। फिर हम क्या करें? मैं आप सब से पूछ रहा हूं, हम क्या करें? हाँ, हम क्या करें, कैप्टन? एक सहपाठी ने हंसते हुए पूछा। लॉन कोन कोन ने आंखें घुमाई, हम गठबंधन बनाते हैं। हमारे वर्ग में लड़कियां कम हैं, लेकिन दूसरे वर्गों में हैं। जादूगर वर्ग 1 में सबसे ज्यादा सुंदरियां हैं। क्या हम उन्हें सस्ते में जाने दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सब हमारी हैं, एक भी कम नहीं। एक को भी खोना अपराध है। सहपाठियों की हंसी आश्चर्य में बदल गई। कैसा गठबंधन? किसके लिए गठबंधन? आगामी मूल्यांकन में निस्संदेह हमारा पलड़ा भारी रहेगा। चूंकि हमारे पास बढ़त है, इसलिए हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए।
क्या हमारा फायदा वो अंक है? अंकों की परवाह किसे है? क्या भविष्य में हमारे पीछे जादूगरों का होना जरूरी है? आज हम अपनी बढ़त का फायदा उठाकर जादूगरों की रक्षा करेंगे। भविष्य में हमारे पीछे अनगिनत पवनधारियां, आग के गोले होंगे। अकादमी का मूल्यांकन यही नहीं रुकेगा, भविष्य में भी ऐसे ही कई परीक्षण होंगे। शूरवीरों के रूप में अपना आकर्षण दिखाने का समय आ गया है। हमें सभी लड़कियों को दिखाना होगा हम कौन हैं। हम असली मर्द हैं, वो मर्द जो लड़कियों की रक्षा करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात जारी रखी, लॉन कोनकोन की आवाज तेज हो गई। एक शूरवीर की भावना क्या होती है? बहादुरी, त्याग, निडरता। इस बार हम पहली कक्षा की सभी लड़कियों को दिखाएंगे कि वीरता क्या होती है। इसलिए मैंने तय किया है कि इस मूल्यांकन प्रतियोगिता के लिए हमें कक्षा 1 के जादूगरों के साथ गठबंधन करना चाहिए। नाइट्स क्लास 1 के छात्र, जो साहसी और भावुक युवा थे, उनके उत्तेजक भाषण से उत्तेजित हो गए। बाईं ओर से एक छात्रा ने उत्साह से पूछा, कैप्टन, क्या मैजिस क्लास 1 की लड़कियां हमारे जैसे लड़कों को पसंद करेगी? लॉन कोनकॉन्ग ने उपेक्षापूर्ण ढंग से उत्तर दिया, मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं कि भविष्य में क्या एक जादूगरनी बहन एक शूरवीर पति या एक जादूगर पति को पसंद करेगी? क्या उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो हम यहाँ किस लिए हैं? वास्तव में जादूगर के साथ जोड़ी बनाने के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, उत्तम। तुम्हारी ढालों के पीछे उनकी जादुई बमबारी है। बेशक पुजारी बहनें भी अच्छी हैं। अगर हम इस बार जादूगर बहनों की रक्षा करते हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि पुजारी बहनें हमारे पास नहीं आएंगी? भिक्षुओं की भीड़ के साथ संसाधनों की कमी के बारे में क्या कहावत है? इसका सीधा सा मतलब है कि भिक्षु पर्याप्त मजबूत नहीं है। हमें अपने कार्यों से पहली कक्षा की लड़कियों को ये साबित करना होगा कि हम शूरवीर वर्ग एक पूर्ण सज्जन हैं जो हर कीमत पर उनकी रक्षा करेंगे। उन्हें देखने दो कि शिष्टता क्या होती है। मैं तुम सबसे पूछता हूं, तुम अंदर हो या बाहर? अंदर, अंदर, अंदर। सभी सहपाठी एक साथ चिल्लाए, जिससे ध्वनि की लहरें उठ रही थीं। वेई हुओ की नजर में ये लड़के एक के बाद एक जलते हुए पटाखों जैसे लग रहे थे, जो किसी भी क्षण फटने को तैयार थे। हालांकि क्या ये शूरवीर की आत्मा की सही व्याख्या है? शायद ऐसा लगता है, शायद ये गलत नहीं है। इस समय वेई हुओ को ये भी आश्चर्य हो रहा था कि जब वह छात्र था तब उसे ऐसे किसी क्लास लीडर से मुलाकात क्यों नहीं हुई। अगर होती तो शायद वह अब तक अविवाहित न होता। लॉन कोनकॉन्ग ने हाथ उठाकर सबको चुप रहने का इशारा किया। तुरंत ही पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। इस क्षण उसके करिश्माई आकर्षण ने सभी सहपाठियों को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। एक और बात है, मुझे आपकी राय लेनी है। इस मूल्यांकन के लिए मुझे उम्मीद है कि हमारी कक्षा मूल्यांकन पूरा करने के लिए जरूरी 5 अंकों के अलावा बाकी सभी अतिरिक्त अंक मैजिस क्लास 1 की लड़कियों को दान कर देगी, सिर्फ लड़कियों के लिए। क्योंकि यह मूल्यांकन एक मौका है हमारे लिए कुछ अंक एलिमेंट क्रिस्टल के बदले में बदलने का नहीं, बल्कि शूरवीरों के रूप में अपनी शान दिखाने का एक मौका। यह मेरा बैज है, मैं इसे शिक्षक को देता हूँ, है ना? ये 100 अंक। ये अंक हमारी कक्षा को दान किए जाते हैं। अगर किसी के पास अंकों की कमी है तो वो मुझसे ले सकते हैं। ये कहते हुए लॉन कोनकॉन्ग ने अपना बैज मेज पर पटक दिया। अचानक अभी अभी शांत हुए छात्र फिर से उत्साहित हो गए। उनकी उम्र के लड़के आवेगशील और अंधे होते हैं। इस समय उन्हें लॉन कोनकॉन्ग पूरी तरह से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। मेरा केवल एक प्रश्न है, क्या हमारा क्लास लीडर बहुत अच्छा है? बहुत बढ़िया, पूरी कक्षा चिल्लाई। मेरे साथ समय बिताने से आपको न सिर्फ कुछ अंक मिलेंगे बल्कि खुशी भी मिलेगी। हाँ, भविष्य नहीं बल्कि खुशी। जो लोग भविष्य की बात करते हैं वे धोखा दे रहे हैं। मैं सबसे पहले हमें खुशी की ओर ले जाऊंगा। शी फैंग ने कहा, बॉस, खुशी क्या है? लॉन कोनकॉन्ग ने आत्मविश्वास से कहा, भविष्य में जब हम बड़े होंगे तो गर्लफ्रेंड होना खुशी की बात होगी। लेकिन अभी हमें सबसे पहले बचपन के प्रेमियों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। बचपन के प्रेमियों के बिना भविष्य में गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेंगी? भाइयों, अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मैजिस क्लास 1 की लड़कियों से मिलवाता हूँ। देखते हैं कि हमारी बचपन की प्रेमिकाएं कितनी खूबसूरत हैं और वे हमारी सुरक्षा की कितनी हकदार हैं। मेरे पीछे आओ। बोलते हुए लॉन कोनकॉन्ग ने बड़े गर्व से हाथ हिलाया। वेई हुओ की अचंभित निगाहों के सामने वह मुड़ा और आत्मविश्वास से दरवाजे की ओर चल पड़ा। वेई हुओ उसे याद दिलाना चाहता था कि क्लास चल रही है, लेकिन उसने कहा नहीं, क्योंकि उस समय नाइट्स की पहली कक्षा में भी माहौल गर्म था।
उसने पहले कभी किसी कक्षा के छात्रों में इतनी एकजुटता, सामंजस्य और एकता नहीं देखी थी। आक्रमण करो, आक्रमण करो, आक्रमण करो। युवा लड़कों का एक समूह दहाड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। 10 मिनट बाद मैजिक अकादमी के प्रथम वर्ष कक्षा 1 के दरवाजे के बाहर से साफ कदमों की आहट सुनाई दी। ध्यान, धप धप। जमीन पर 2 जोरदार धमाकों के बाद बाहर फिर से शांति छा गई। रिपोर्टिंग, बाहर से एक स्पष्ट और भावुक आवाज आई। अंदर आओ, सीईओ ने कहा। दरवाजा खुला और जादूगरों की कक्षा 1 के सहपाठियों की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एक लड़का जो बिल्कुल लोंग डांग जैसा दिखता था, बाहर से अंदर आया। लोंग डांग ने अपने भाई को हैरानी से देखा। उन्होंने लंच के दौरान इस बारे में बात की थी, है ना? वो तो पहले से ही यहाँ है। लेकिन जब उसने लॉन कोन की आंखों में एक अजीब सा भाव देखा तो उसे समझ आ गया। ये उसका सोशल बटरफ्लाई सिंड्रोम था। जब ये बच्चा पागल हो जाता है तो वो भी खुद पर काबू नहीं रख पाता। लॉन लॉन डांग के साथ मंच के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। शुभ दिन गुरुजी, जादूगरों की कक्षा 1 के सहपाठियों। मैं नाइट्स अकादमी लॉन कोन के प्रथम वर्ष की कक्षा 1 का कक्षा प्रमुख हूँ। अब मैं नाइट्स कक्षा 1 का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे वादा करता हूं कि कल के मूल्यांकन के दौरान नाइट्स कक्षा 1 के हम सभी सदस्य आपकी रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हम आपके साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं, आपकी ढाल और तलवार बनना चाहते हैं। और इस मूल्यांकन में हमें जितने भी अंक मिलेंगे, मूल्यांकन के लिए आवश्यक अंकों को छोड़कर हम भविष्य में एक दूसरे की सहायता करना चाहते हैं और एकजुट होना चाहते हैं। हाँ, एक स्थायी गठबंधन बनाएं। यदि लांग डांग ने उसके पैर पर ठोकर नहीं मारी होती तो कौन जानता है कि उसने और क्या कहा होता। धप 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 धप। शूरवीर वर्ग 1 के लंबे लड़के व्यवस्थित ढंग से अंदर आते हुए जमीन पर जोर जोर से पैर पटक रहे थे। उन्होंने अपनी दाहिनी मुठ्ठियां अपनी छाती पर पटकी और जादूगर वर्ग 1 के सहपाठियों को शूरवीरों की सलामी दी। इन युवा शूरवीरों की आंखें चमक रही थीं और उनके दिलों में एक ही आवाज थी, हमारा क्लास लीडर हमारे प्रति सच्चा है। शूरवीर वर्ग 1 की ईमानदारी बेजोड़ है। इस परीक्षा में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले वर्ग के रूप में पूरा वर्ग स्वेच्छा से जादूगर वर्ग 1 के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखने के लिए आगे आया, जिसकी शर्तें बेहद उदार थीं। जादूगर वर्ग 1 के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। गठबंधन पल भर में बन गया। उनके शिक्षक के रूप में सीईओ ने पोडियम पर लॉन्ग भाइयों डांग और कोन को देखा और आश्चर्य से भर गए। क्या प्रतिभा ऐसी ही होती है? इस गठबंधन ने निस्संदेह लॉन्ग भाइयों को कक्षा के नेताओं के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा दिलाई। अब सबकी निगाहें परीक्षा पर थीं। पूरे पहले साल परीक्षा बहुत जल्दबाजी में ली गई। कई कक्षा शिक्षकों, खासकर जादू की कक्षा के शिक्षकों ने इसे बकवास समझा। ऐसे बच्चों के समूह का क्या मूल्यांकन किया जा सकता है जो मुश्किल से कुछ सीख पाते हैं? हालांकि उनके पास कक्षा के नए प्रमुख के फैसले का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। शिक्षकों को किसी भी तरह से परीक्षाओं को प्रभावित करने की अनुमति नहीं थी और सब कुछ छात्रों पर छोड़ दिया गया था। सप्ताहांत की सुबह सभी प्रथम वर्ष के छात्र टेम्पल अकादमी के बड़े खेल के मैदान में एकत्र हुए। खेल के मैदान के सामने ना ये हाथ पीछे करके खड़ा था, उसकी बेतरतीब छवि में थोड़ा सुधार आया। हाथ हिलाकर उसने घोषणा की, चले जाओ। वे अकादमी से निकले, फिर सोआरिंग ड्रैगन सिटी। 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद 900 लोगों की टीम को जंगल में ले जाया गया। जब सभी को रुकने का आदेश दिया गया तो उनके सामने एक पहाड़ी इलाका था। पहाड़ियों पर घनी वनस्पतियां थीं, जमीन जटिल थी और वह किसी जंगल जैसा लग रहा था। लॉन्ग लॉन्ग कोन आगे आओ, ना ये ने भावशून्य स्वर में कहा। लांग डांग और लांग कोन क्रमशः मैजिस क्लास 1 और नाइट्स क्लास 1 के रैंक से बाहर आ गए। आपके 100 अंक वाले बैच की विशेष प्रकृति के आधार पर आपको 15 मिनट पहले रवाना होने की अनुमति है। परीक्षाएं इसी वन क्षेत्र में होंगी। शिक्षक रेंज का प्रबंधन करेंगे और आपको रेंज के किनारे पहुंचकर वापस लौट जाना होगा और परीक्षा क्षेत्र नहीं छोड़ना होगा। परीक्षा कल शाम तक चलेगी। इस अवधि के दौरान परीक्षा क्षेत्र धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। 5 से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र परीक्षा से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। अपर्याप्त अंक अर्जित करने वालों को अंक अर्जित करने के लिए परीक्षा क्षेत्र में ही रहना होगा। आप अभी रवाना हो सकते हैं। 15 मिनट में बाकी सभी कक्षाएं रवाना हो जाएंगी। अब आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं। समय आने पर आप तुरंत परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन को अभी अभी परीक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में पता चला था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा और तुरंत सामने वाले जंगल की ओर भाग गए। लॉन्ग डांग डांग ने जादूगर कक्षा 1 में अपने सहपाठियों की ओर देखा और आकाश की ओर इशारा किया। जल्द ही वे दोनों पहली छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए और नजरों से ओझल हो गए। धीरे करो, धीरे करो। तुम दिखावा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति है ना? लॉन्ग कोन जल्द ही चिल्लाया। आध्यात्मिक शक्ति के संदर्भ में अपनी बाह्य आध्यात्मिक शक्ति और एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस से हाल ही में प्राप्त हुई वृद्धि के बावजूद लॉन्ग कोन अभी भी आध्यात्मिक शक्ति के 100 अंक तक पहुंचने से दूर था और इसलिए लॉन्ग डांग डांग की तुलना में वह पीछे रह गया। लॉन्ग डांग डांग ने अपनी गति धीमी कर दी। अपने आसपास के इलाके को देखते हुए लॉन्ग कोन से बात करते हुए कहा, ओल्ड गो तुम्हें हाल ही में क्या सिखा रहा है? लॉन्ग कोन ने आंखें मूंद ली और जवाब दिया, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने उसे ओल्ड गो कहा था। स्लाइड स्टेप, पैरी, स्किलफुल मेथड। बस ये 3। मुझे लगता है कि मैंने पैरी और स्किलफुल मेथड में महारत हासिल कर ली है, लेकिन स्लाइड स्टेप बिल्कुल परफेक्ट है। बोलते हुए उसने अपने पैरों के नीचे थोड़ा जोर लगाया और एक स्लाइड स्टेप उसे 4-5 मीटर ले गया। जब उसे एक उभरी हुई चट्टान मिली तो उसने दिशा भी बदल दी, जिससे एक तरह का बहता हुआ बादल जैसा आकर्षण दिखाई दे रहा था। आपके 2 शिक्षकों के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने आपको क्या सिखाया है? लॉन्ग डांग डांग ने अपने मुंह के कोने को हिलाया। चलो बाद में स्विच करते हैं और आप इसे आजमा सकते हैं, ठीक है? बात करते करते उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली में एक हल्की हरी रोशनी जमा हो गई। लगभग 3 सेकंड तक जमा रहने के बाद उसने अपनी कलाई हिलाई और एक पवन ब्लेड, विंड ब्लेड छूटा। पास में एक पेड़ की टहनी तुरंत जमीन पर गिर गई, जिससे लॉन्ग कोन डर गया। क्या तुम अब जादू कर सकते हो? इतनी जल्दी? लॉन्ग कोन ने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा। हाँ, पवन ब्लेड संभव है। इसके लिए थोड़े समय की जरूरत है। उसने जी तियानवु से बहुत जल्दी सीख लिया था, लेकिन आखिरकार कुछ ही दिन हुए थे। वायु तत्व के महारथी होने के बावजूद वह पवन ब्लेड में बमुश्किल ही महारत हासिल कर पा रहा था। हालांकि उसका पवन ब्लेड किसी भी सामान्य नौसिखिए जादूगर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसने ऊर्जा संचित की और फिर से पवन धार छोड़ा, जिससे जमीन पर गिरी एक मोटी शाखा कट गई। फिर लॉन्ग डांग डांग ने अपनी छाती से 2 रस्सियां निकाली। उसने मोटी टहनी को लगभग 1.5 मीटर लंबी 3 लकड़ियों में काट लिया। उसने एक को हाथ में लेकर देखा और उसे वह बहुत काम की लगी। उसने एक लॉन्ग कोन को दे दी और 2 अपने पास रख ली। रस्सी किस लिए है? लॉन्ग कोन ने पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने उत्तर दिया, पेड़ों पर चढ़ते समय आप छड़ी को अपने शरीर से बांधते हैं। परीक्षण में किसी भी हथियार को ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि वे स्थानीय सामग्रियों से हथियार नहीं बना सकते। ये 3 छड़ियां अब उनके हथियार थीं। बोलते समय उसने सबसे पहले अपनी छड़ियां लॉन्ग कोन को दी, फिर अचानक छलांग लगाई, पास के एक पेड़ की एक शाखा पकड़ी और कुछ ही झटकों में ऊपर चढ़ गया। लॉन्ग कोन हैरान था। उसे बस यही लग रहा था कि लॉन्ग डांग डांग अबाबिल जितना हल्का हो गया है, मानो वह किसी और ही इंसान में बदल गया हो। वायु तत्व के प्रतिभाशाली शरीर ने लॉन्ग डांग डांग को हमेशा वायु तत्व की शक्ति से घिरा रहने की अनुमति दी, जिससे हल्कापन उसके शरीर का एक मूल गुण बन गया। रस्सी पेड़ से उतारी गई और लॉन्ग डांग डांग अपने छोटे भाई को खींचकर पेड़ पर ले गया। दोनों पेड़ की शाखाओं के बीच छिप गए। समय देखकर लग रहा था कि लगभग 1/4 घंटा हो गया था। लॉन्ग डांग डांग भी आलस्य में नहीं बैठा। शाखाओं पर बैठकर उसने ऊर्जा संचित की, पवन धार छोड़ा, फिर से ऊर्जा संचित की और फिर से पवन धार छोड़ा। उसने बड़े पेड़ की मोटी शाखाओं को काटा और देखते ही देखते कई शाखाएं जमीन पर गिर गईं। लॉन्ग कोन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो? पेड़ के बिना हम कैसे छिपेंगे? लॉन्ग डांग डांग ने बेपरवाही से जवाब दिया, क्या हमें छिपने की जरूरत है? मत भूलना, मैं एक शूरवीर बनने वाला हूं। हमारे ग्रेड में मेरे अलावा और किसकी आध्यात्मिक शक्ति 100 से ज्यादा है। वैसे हम जल्द ही सबसे मिलने वाले हैं, है ना? मैं तुम्हारे सहपाठियों के लिए कुछ हथियार तैयार कर रहा हूं। हमें कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, चलो आज ही मूल्यांकन पूरा कर लेते हैं। बोलते बोलते उसने एक और पवन ब्लेड का आविष्कार किया और उसे हवा में छोड़ दिया। हरी रोशनी 30 मीटर ऊपर उठी और फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गई।
कुछ ही देर बाद जिस दिशा से वे आए थे उसी दिशा में आसमान में एक सुनहरी चमक दिखाई दी। दिन में भी वह साफ दिखाई दे रही थी। एक चमक, ये वह संचार विधि थी जो लॉन डांग ने पहले से तय कर रखी थी। वह जादूगर वर्ग 1 को अपना स्थान बता रहा था। जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 के छात्र इकट्ठा होते ही वे तुरंत आकर उनके साथ शामिल हो जाते। 15 मिनट बाद वे पहले तो ज्यादा दूर नहीं गए, दोनों कक्षाओं के 58 छात्र एकत्र हो गए। उनका आगमन देखकर लांग डांग और लांग कोन मैदान पर लौट आए। उन शाखाओं को अपने लिए उपयुक्त एक छड़ी में डालो, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक। इसमें जादूगर वर्ग 1 भी शामिल है, लॉन्ग डांग ने ऊंची आवाज में निर्देश दिया। दोनों कक्षाओं के छात्र यह नहीं बता पा रहे थे कि कौन लॉन्ग डांग है और कौन लॉन्ग कोन, लेकिन जो भी बोलता वे मान लेते कि वह उनकी कक्षा का प्रतिनिधि है। लॉन्ग डांग के पवन प्रहार के नीचे आसपास के कुछ बड़े पेड़ों की कई शाखाएं उनके हाथों में तेजी से हथियारों में बदल गईं। वर्तमान स्थिति में जहां छात्रों के पास ज्यादा कौशल नहीं है, हथियार होने और न होने में बहुत अंतर है। लॉन कोन ने शी फैंग से पूछा, क्या आपने अभी यहाँ कोई हाथापाई वर्ग देखा है? शी फैंग ने कहा, लगता है कि योद्धा वर्ग 2 भी इसी ओर उस दिशा में जा रहा था। बोलते हुए उसने एक दिशा की ओर इशारा किया। लॉन कोन ने लॉन्ग डांग की ओर देखा और कहा, चलो पहले उन हाथापाई वर्गों से निपटे और उन्हें लूटें। अब सबके हाथ में लाठी थी, यहाँ तक कि जादूगर भी आत्मविश्वास से लबरेज थे। लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोन के नेतृत्व में वे अभी भी ऊर्जावान थे और तेजी से निकल पड़े। जल्द ही उन्होंने कुछ ही दूरी पर लोगों के एक समूह को जंगल की गहराई में जाते देखा। लॉन्ग कोन चिल्लाया, अरे रुको, तुम्हारा स्वामी यहाँ है। लॉन्ग डांग ने अपने पीछे हाथ हिलाया और जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 के छात्र तुरंत उस स्थान पर झुक गए। वॉरियर्स क्लास 2 के छात्र जो आगे बढ़ रहे थे ने किसी को चिल्लाते हुए सुना और तुरंत अपना सिर घुमाया तो उन्होंने देखा कि लॉन्ग कोन एक छड़ी पकड़े हुए था। लॉन्ग कोन क्या है? 100 पॉइंट। जंगल में जहां दृश्यता कम होती है और चूंकि लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोन पहले भी अलग अलग जंगल में घुस चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें किसी घात की उम्मीद नहीं थी। बिना एक पल भी देखे वॉरियर्स क्लास 2 का एक छात्र चिल्लाया, इसे पकड़ो, ये 100 अंकों का है। अगले ही पल 30 छात्र चिल्लाते हुए लॉन्ग कोन की ओर दौड़ पड़े। लॉन्ग कोन ने अपनी छड़ी लहराए और भागने के लिए मुड़ा। वॉरियर्स क्लास 2 के छात्र ऊंची जमीन से दौड़ते हुए नीचे आए और तेज गति से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक ऊंची ऊंची आकृतियां बाहर निकलीं और वॉरियर्स क्लास 2 के छात्रों के पास रुकने का समय नहीं बचा। भयंकर ध्वनि के साथ लाठियां उन पर टूट पड़ीं। चीखें लगातार बढ़ती और घटती रहीं। 3 मिनट से भी कम समय में वॉरियर्स कक्षा 2 के सभी छात्र जमीन पर गिर गए। नाइट्स क्लास 1 की तरह वॉरियर्स क्लास में भी बहुत कम छात्राएं थीं, या कम से कम वॉरियर्स क्लास 2 में तो कोई नहीं थी। हर एक को तब तक पीटा गया जब तक उनके चेहरे सूज नहीं गए और उनके बैज स्वाभाविक रूप से उतर नहीं गए। 30 बैज प्राप्त हुए। नियमों के अनुसार प्रत्येक बैज 1 अंक का होता है। पहले वर्ष में कुल 900 छात्रों के साथ कुल 900 अंक होते हैं। लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोन के 200 छात्रों को मिलाकर कुल मिलाकर केवल 1098 अंक होते हैं। अंत में 10 में से 1 से ज्यादा छात्र मूल्यांकन में पास नहीं हो पाएंगे। आखिरकार सभी को 5 अंक चाहिए। एक साथ 30 बैज मिलने से जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 के छात्रों का मनोबल तुरंत बढ़ गया। नाराज योद्धा वर्ग 2 को पीछे छोड़कर वे फिर से चल पड़े। इस समय सभी वर्ग परीक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और अधिकतर सतर्क थे तथा अन्य वर्गों के साथ टकराव से बचने का प्रयास कर रहे थे। जब जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 के गठबंधन का सामना दूसरे वर्ग से हुआ तो वे पहली बार जितने भाग्यशाली नहीं रहे और उन्हें दूसरों ने भी खोज लिया। इस बार उनका सामना हत्यारा अकादमी के एक वर्ग से हुआ जो उनकी बड़ी संख्या देखकर मुड़कर भाग गया। हत्यारा वर्ग के छात्र अविश्वसनीय रूप से तेज थे और भागने में कामयाब रहे। केवल कुछ पीछे छूटे छात्रों को ही पकड़ पाए और केवल 5 और बैज हासिल किए। लगातार पीछा करने से जादूगर वर्ग 1 के छात्र कुछ थक गए। आखिरकार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना उनका मजबूत पक्ष नहीं था। लॉन्ग कोन ने अपनी कमर पर हाथ रखे, लॉन्ग डांग की ओर सिर घुमाया और कहा, अब क्या? मूल्यांकन क्षेत्र काफी बड़ा है। पर्याप्त अंक पाने के लिए हमें लोगों से मुठभेड़ करनी होगी। इस तरह तलाशी लेना शारीरिक रूप से थका देने वाला होगा। अकादमी ने तो खाना पानी भी नहीं दिया। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे जंगल में ही जिंदा रहने की उम्मीद करती है।
लॉन्ग डांग डांग ने कहा, मुझे इसकी उम्मीद थी। यह मूल्यांकन दरअसल जंगल में हमारे जीवित रहने के कौशल और टीम वर्क की परीक्षा ले रहा है। मुझे लगता है कि टीचर ना ये को उम्मीद नहीं थी कि हम में से ज्यादातर लोग इस मूल्यांकन में पास हो जाएंगे। ज्यादा संभावना तो यही है कि वह चाहती है कि सब हमें ही निशाना बनाएं। लॉन कोन कॉन्ग ने सिर हिलाया और कहा, यह उस बूढ़े आदमी की चालाक शैली है। भाई, क्या आपकी कक्षा में कोई छात्र है जो अग्नि विशेष जादू का उपयोग कर सकता है? मेरे पास एक विचार है। लांग डांग डांग के मन में एक विचार आया, तुम जंगल में आग लगाने की योजना तो नहीं बना रहे हो? लॉन कोनकॉन्ग ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। इस जंगल के आसपास कोई गांव नहीं है और कुल मिलाकर क्षेत्रफल भी इतना बड़ा नहीं है। अभी बसंत ऋतु है और जंगल सूखे हैं। अगर हम आग लगाएंगे तो आग देखकर छात्रों में भगदड़ मच जाएगी और वे चारों दिशाओं में बिखर जाएंगे। हमें बस आग के किनारे किनारे चलना है और हम निश्चित रूप से उन छात्रों से मिलेंगे जो आग से बाहर निकल चुके होंगे। तब ये बहुत आसान हो जाएगा। अकादमी के इतने सारे शिक्षकों की निगरानी में कोई हताहत नहीं होगा। मत भूलना, मिस्टर गॉन नौवीं रैंक के शूरवीर हैं। अगर आग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वे उसे रोक सकते हैं। लॉन्ग डांग डांग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह एक योजना है, लेकिन बेहतर होगा कि आप तैयार रहें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वह आपको सजा दे। लॉन कोनकोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं, कोई चिंता नहीं। 1 घंटे बाद मंदिर अकादमी की सोअरिंग ड्रैगन शाखा के नए छात्रों का पहला मूल्यांकन समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया। मूल्यांकन क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा आग की चपेट में था और नए छात्रों में अफरा तफरी मची हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा। बारिश ने आग बुझा दी। जब सभी प्रथम वर्ष के छात्र फिर से शुरुआती बिंदु पर इकट्ठा हुए तो ना ये बेहद गंभीर लग रही थी, क्योंकि वह अभी भी एक साथ जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 के सहयोगी को घूर रही थी। कौन? आग किसने लगाए? ना ये गुस्से से चिल्लाया। बताए गुरुजी, आग तो लॉन डांग डांग ने ही लगाई थी। लॉन कोन ने नेकदिली और सख्ती से पेश आते हुए आगे कहा, उसने कहा कि यह एक रणनीति थी। लॉन्ग डांग डांग ने अपने भाई की ओर देखा जिसने उसे धोखा दिया था, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तुम्हारी तैयारी है। लॉन कोनकॉन्ग ने मुड़कर उसे देखा और मुस्कुराया। वह जरा भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि गर्वित था और सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, बूढ़े ने कहा था कि तुम्हारा शिक्षक एक लापरवाह शूरवीर है। मुझे विश्वास है कि अपनी सुरक्षा प्रथम शैली के साथ वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा यह आकलन मूल रूप से हम पर एक गणना थी। अगर हम उस पर वापस गणना करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है ना? है ना प्यारे भाई? जादूगर वर्ग 1 और शूरवीर वर्ग 1 ने मिलकर 260 से ज्यादा बैच इकट्ठा किए। उनके पास पहले से मौजूद 58 बैच के अलावा उन्होंने मूलतः परीक्षा पूरी कर ली थी। वे केवल 2 वर्ग थे जो ऐसा करने में सफल रहे। जब आखिरकार बैच गिने गए तो लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन सभी शिक्षकों के बीच आगे आ गए और अपने बैच बदल लिए। बैच पर लिखा था कि दोनों ने 100 अंक अर्जित किए हैं। उन्होंने शिक्षकों से उसी हिसाब से गिनती करने को कहा। हाँ, ये एक बचाव का रास्ता था। ना ये ने कभी नहीं कहा कि दोनों भाई एक दूसरे को लूट नहीं सकते। 200 पॉइंट अगर मुफ्त थे तो क्यों न ले लिए। अंत में सभी छात्रों द्वारा अपने अपने कार्य पूरे करने के बाद दोनों कक्षाओं को अतिरिक्त 210 अंक मिले। इनका उपयोग कई आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टलों के आदान प्रदान में किया जा सकता था। स्वयंभू उदार लॉन कोनकॉन्ग ने घोषणा की कि सभी आदान प्रदान किए गए क्रिस्टल जादूगर वर्ग 1 की लड़कियों को दिए जाएंगे। उसने कहा, शूरवीरों के सम्मान के लिए। बेशक शूरवीर वर्ग 1 के लड़कों के मन में यह विश्वास था कि यह खुशी के लिए है। इस मूल्यांकन के बाद बिना कुछ कहे नाइट्स क्लास 1 की अच्छी प्रतिष्ठा, खासकर लड़कियों के प्रति उनके सम्मान और प्रेम के लिए, पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो गई। कई सालों बाद नाइट्स क्लास 1 की खुशी वास्तव में उनके सहपाठियों में सबसे ज्यादा थी। जब प्रथम वर्ष के नए छात्र अपने मूल्यांकन के परिणामों की गणना कर रहे थे तो 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष चुपचाप एक साथ बैठे थे। वे सभी शांत दिखाई दे रहे थे। उनके सामने चाय की हल्की सुगंध और गर्माहट फैल रही थी। लापरवाह नाइट ने अपनी चाय का एक घूंट लिया और कहा, वे ऐसा करने और जिम्मेदारी लेने का साहस करते हैं, बुरा नहीं है। काया शूरवीर ने गुस्से से कहा, ये तो लापरवाही है। उन्होंने पहाड़ में आग लगाने की भी हिम्मत की। क्या उन्हें दुर्घटनाओं का डर नहीं है? पवन के श्रोता ने शांति से कहा, वे जानते थे कि हम वहां हैं, इसलिए उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
इन दोनों बच्चों में अपनी उम्र से कहीं ज्यादा क्षमताएं हैं। एक शांत और प्रतिभाशाली है, चरित्र में दृढ़ है, दूसरे में प्रबल आंदोलन कौशल और नेतृत्व क्षमता है। दोनों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने बेशक लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कौन कौन के प्रदर्शनों पर ध्यान दिया था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वे हर घटना को भांप सकते थे, जिसमें लॉन्ग कौन कौन द्वारा पूरी कक्षा को एक गठबंधन बनाने के लिए राजी करना भी शामिल था, जिससे युवा लड़कों के एक समूह में जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया था। वे केवल पर्यवेक्षक थे जो मूल्यांकन प्रक्रिया से ये देखना चाहते थे कि ये दोनों शिष्य क्या कर सकते हैं। और इस तथ्य ने साबित कर दिया कि 900 परीक्षार्थियों में से असली विजेता केवल यही 2 वर्ग थे। अन्य वर्गों में से कोई भी परीक्षा पास करने में सफल नहीं हुआ। अगर अकादमी ने अस्थायी रूप से परीक्षा रोक न दी होती तो पहाड़ जलाने के अपने कदम के आधार पर उनकी सफलता निश्चित रूप से और भी ज्यादा होती। ना ये ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, कौन कौन को बवाल मचाना आता है। अगर आप कठोरता की बात कर रहे हैं तो वह अभी भी डांग डांग ही है। मुझे यकीन है कि उसने जलते हुए पहाड़ वाली बात के बारे में बचपन में ही सोच लिया होगा। पहली कक्षा के बच्चों को ऐसा तमाशा कितनी बार देखने को मिलता है। इसने तुरंत ही कक्षाओं में दहशत और फूट पैदा कर दी। जी तियानवु हंसा, 10 साल के बच्चों के एक समूह से आप क्या उम्मीद करते हैं? मेरी राय में उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसे आपने लॉन्ग कौन कौन को अपना शिष्य क्यों स्वीकार किया? क्या इस बच्चे में प्रतिभा की थोड़ी कमी नहीं है? ना ये ने अपने मुंह के कोने पर चिकोटी काटी, 45 डिग्री के कोण पर ऊपर देखते हुए, आप सभी समझते नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें समझ ना आए। आपने बस एक गलती कर दी। रिपोर्ट में कहा गया था कि लॉन्ग कौन कौन की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 87 थी। किसी ने जल्दबाजी में गुरु शिष्य अनुबंध की पेशकश की और जब उन्हें पता चला कि वे गलत थे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हाई जिफेंग ने शांत भाव से कहा। जी तियानवु ने तुरंत समझ लिया, हाँ हाँ, बूढ़े कायर, इतने सालों के बाद तुमने आखिरकार अपने पैरों पर कदम रखा है। हाँ हाँ, ना ये ने गुस्से से जवाब दिया, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या तुम लोग जानते हो कि अपनी ताकत छिपाने का क्या मतलब होता है? कुछ सालों बाद फिर देखना। मेरा कौन कौन जरूरी नहीं कि डांग डांग से भी बदतर हो। हाई जिफेंग ने उपेक्षापूर्वक मुस्कुराया। जी तियानवु ने टिप्पणी की, वैसे इस मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि डांग डांग और अन्य छात्रों के बीच काफी अंतर है। इस बच्चे की प्रतिभा वाकई कमाल की है। मेरे साथ कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद उसने वायु के सही अर्थ को समझ लिया और वायु तत्व का प्रतिभाशाली बन गया। वह पहले से ही वायु तत्व के साथ घनिष्ठता से संवाद करने में सक्षम है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह अपने साथियों से बहुत आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि वर्तमान शिक्षण वातावरण उसके लिए उपयुक्त न हो, या हमें उसे स्पिरिट फनेस अकादमी में पहले ही भेज देना चाहिए। हाई जीफेग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, कोई जल्दी नहीं है। हम दोनों यहाँ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ पढ़ता है ना? हमें अभी भी उसके लिए एक ठोस नींव रखनी है। स्पिरिट फनेस अकादमी के कई पहलू जरूर हैं, लेकिन इसमें कई समस्याएं भी हैं। अगर वे बूढ़े लोग किसी प्रतिभाशाली शिष्य को उच्च जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से युक्त देखेंगे तो कौन जाने वे क्या करेंगे। जी तियानवु का चेहरा गंभीर हो गया, आप सही कह रहे हैं। हमें पहले उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए, और कुछ वर्षों के बाद जब वह अधिक स्थिर हो जाएगा तो उसे आत्मा भट्टी में भेज देना चाहिए। हाई जिफेंग ने सिर हिलाया, जब तक कि इससे 5 साल बाद होने वाले स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन समारोह में देरी न हो। अरे रेकलेस, हमें कुछ चर्चा करनी है। ना ये ने उन दोनों को उसे अनदेखा करते हुए केवल लॉन्ग डांग डांग के मामले पर चर्चा करते हुए देखा और बोलने की पहल की। क्या बात है? हालांकि दिव्य शूरवीरों में उसका स्थान 8वां था, लेकिन लापरवाह शूरवीर हाई जिफेंग वास्तव में उनमें सबसे छोटा था। ना ये ने कहा, जब शूरवीरों के मंदिर ने पवित्र मन बहलाव की आत्मा भट्टी भेजी तो उसे लॉन्ग डांग डांग ने ही ग्रहण किया। ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये कौन कौन के लिए थी? तुम्हें कौन कौन की क्षतिपूर्ति पवित्र मन बहलाव की आत्मा भट्टी से करनी होगी। ऐसा कौन सा रक्षक शूरवीर है जिसके पास पवित्र मन बहलाव की आत्मा भट्टी नहीं है? हाई जिफेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, कुछ संदेह व्यक्त करते हुए, क्या आप वास्तव में लॉन्ग कौन कौन को प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति केवल 10 के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। ना ये कि आंखों में दुख और आक्रोश झलक आया, क्या आप एक गुरु और शिष्य के समझौते को समझते हैं?
इस जीवन में मुझे केवल ऐसा ही शिष्य मिल सकता है, मैं इसमें क्या अलग कर सकता हूँ। अब हाई जीफेंग की आंखों की गहराई में भी सहानुभूति का भाव था। जी तियानवु, जो उनके पास खड़ा था, बोला, अपनी हैसियत के बावजूद हम आसानी से आत्मा की भट्टी का वादा नहीं कर सकते, वरना जब मंदिर हमें फटकारेगा तो मुश्किल हो जाएगी। हाई जिफेंग ने सिर हिलाया, चुनौती अनुमोदन प्राप्त करने की होगी। ना ये ने दांत पीसते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं उसे 5 साल में चौथे स्थान पर पहुंचा सकूं? हाई जीफेंग अचंभित रह गया। 15 साल की उम्र में चौथे स्थान पर होने के बावजूद वह ठीक है। योग्यताएं तो बमुश्किल पूरी करता है, लेकिन इतनी कम जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के साथ परिस्थितियां उसके खिलाफ हैं। ना ये ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। यह मुझ पर छोड़ दो। उस समय अगर वह चौथा स्थान हासिल कर लेता है तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों कौन कौन की स्पिरिट फनेस अकादमी में सिफारिश करो और उसे एक पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस का आश्वासन दो। मैंने गलत चुनाव किया, लेकिन मैं पहले स्थान पर आया और अब तुम दोनों को फायदा हो रहा है। डांग डांग के पास खुद 2 स्पिरिट फनेस हैं, कम से कम तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। आखिरकार वे जुड़वां भाई हैं। जी तियानवु ने तुरंत सहमति जताई, ठीक है, डांग डांग की खातिर मैं इसकी जिम्मेदारी ले लूंगा। अगर कौन कौन चौथी रैंक तक पहुंच सकता है तो स्पिरिट फनेस अकादमी का कोटा मेरे लिए छोड़ दो। हाई जिफेंग ने भी चुपचाप अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें एक पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस दिलाऊंगा। हालांकि एक शर्त है, तुम्हें डांग डांग को फुटवर्क और पैरी की कला सिखानी होगी। इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। ना ये ने सिर हिलाया, ठीक है। जी तियानवु ने अपनी चाय पी और खड़ा हो गया, मुझे डांग डांग को ढूंढना है, उसका मूल्यांकन पूरा हो गया है और उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ये कहकर वह हवा के झोंके की तरह पल भर में गायब हो गया। हाई जीफेंग भी खड़ा हुआ और ना ये की तरफ देखा, दरअसल मैं तुम्हारा समय बर्बाद करने की सलाह नहीं देता। तुम्हें इसे अपनी साधना के स्तर को सुधारने में लगाना चाहिए। फिर वह चला गया। हाई जीफेंग को पीछे हटते हुए देखकर ना ये की आंखों में से शिकायत धीरे धीरे गायब हो गई, उसकी जगह एक जीत का भाव आ गया। तुम लोग कुछ नहीं जानते। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दंग रह जाओगे। जन्मजात प्रतिभाएं हमेशा मौजूद रहती हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि एक स्वाभाविक रूप से कमजोर प्रतिभा को एक महाप्रतिभा में बदलना कितना अद्भुत लगता है? आधे घंटे बाद लॉन कोनकॉन्ग ने नाये को असमंजस से देखा, आप मुझे यहाँ वापस क्यों लाए हैं, गुरु? क्या परीक्षा में मेरे उत्कृष्ट प्रदर्शन के निशानों को फिर से देखने के लिए? हाँ, ना ये उसे वापस जंगल में ले आया जहां मूल्यांकन हुआ था। कोन, क्या तुम्हें हत्या करना पसंद है? उसे जवाब न देते हुए ना ये ने अपना ही प्रश्न पूछ लिया। बिल्कुल नहीं, किसे मारने में मजा आता है। इसका मतलब तो ये है कि वो दिमाग से बीमार हैं। लॉन कोनकॉन्ग ने लापरवाही से जवाब दिया। तुमने पहाड़ में आग लगा दी है और हजारों पेड़ नष्ट कर दिए हैं। अनगिनत वनस्पतियां नष्ट हो गई हैं। क्या पौधे भी जीवन का एक रूप नहीं है? ना ये ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। लॉन कोनकॉन्ग आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाया, पौधे दर्द महसूस नहीं कर सकते, है ना? ना ये ने उसकी ओर मुड़कर गंभीरता से उत्तर दिया, तुम पौधे नहीं हो। तुम्हें कैसे पता कि पौधों को दर्द महसूस नहीं होता? जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से एक हल्की सुनहरी आभा उठने लगी। ये सुनहरी रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और आमतौर पर अस्त व्यस्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी एक पवित्र आभा में लिपट गया। जब से मैं एक सुरक्षा शूरवीर बना हूं, मैंने सभी जीवों की रक्षा करने की शपथ ली है। वे मुझे काया शूरवीर कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जीवन को सबसे ज्यादा महत्व देता हूं और सुरक्षा को सर्वोपरि मानता हूं। कोनकॉन्ग, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जिसे तुम अपने दिल में हमेशा याद रखो। किसी भी बुरे काम को कभी नजरअंदाज मत करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। किसी भी अच्छे काम को करने से कभी मत चूको, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगले ही क्षण एक शानदार सुनहरी रोशनी चमक उठी, जिसने पूरे जले हुए पर्वत शिखर को अपने आगोश में ले लिया। जमीन पर चमकती रोशनी में सारी वनस्पतियां तेजी से बढ़ने लगीं। यहां तक कि जले हुए पेड़ भी फिर से जीवंत होकर जीवन की आभा बिखेरने लगे। निस्संदेह ये दृश्य लॉन कोनकॉन्ग के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य था। दृश्य का गहरा प्रभाव और प्रकाश तत्व का अत्यधिक उतार चढ़ाव उसे थरथरा रहा था। तभी उसने नाये के पीछे एक विशाल 6 पंखों वाला देवदूत प्रकट होते देखा। महादूत की आभा ने पूरे जंगल को सोने से नहला दिया। नाये ने उसे इशारा किया और कोनकॉन्ग का शरीर उड़कर ऊपर आ गया।
अगले ही पल तीव्र प्रकाश तत्व उस पर हावी होने लगे। कौन कौन को अनायास ही अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसकी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस तुरंत सक्रिय हो गई और प्रकाश तत्वों को अवशोषित करने लगी। जो मैंने अभी कहा उसे दोहराओ, ना ये ने गंभीर स्वर में आदेश दिया। कौन कौन थोड़ा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया, कभी भी कोई अच्छा काम करने से न चूके, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। किसी भी बुराई को, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, बिना दंडित हुए न जाने दें। नाई के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने अपने सामने खड़े अपने विपरीत शिष्य को देखा। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, मेरे शिष्य में प्रतिभा की कमी हो सकती है, लेकिन एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस और एक कायर शूरवीर के रूप में मेरी शिक्षाओं के साथ मैं उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदलने के लिए दृढ़ हूं। अपनी आंखें बंद करो, ध्यान करो। उस दिन से शुरू करके अगले 5 वर्षों तक ना ये अपने एकमात्र शिष्य पर हर सप्ताह एक बार महादूत आलिंगन करेगा, उसे चमक से भर देगा और एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की मदद से उसके शरीर को शुद्ध करेगा। आधे साल बाद लांग डांगडांग की जादुई आध्यात्मिक शक्ति और जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति दोनों ने 200 को पार कर लिया। वह तीसरे दर्जे का शूरवीर और तीसरे दर्जे का जादूगर बन गया। 1 साल बाद डांगडांग को प्रकाश तत्व के वास्तविक अर्थ की समझ प्राप्त हुई और उसने एक बार फिर से दिव्य शरीर प्रतिभा प्राप्त कर ली। हालांकि एक समस्या थी, वह जादू करने के लिए एक समय में केवल एक ही जादुई तत्व का उपयोग कर सकता था और वायु और प्रकाश जादुई तत्वों का एक साथ उपयोग करने में असमर्थ था। जी त्यानवू ने इस पर काफी समय तक शोध किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाया। 2 साल बाद डांगडांग की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और जादुई आध्यात्मिक शक्ति दोनों 500 के पार पहुंच गईं। 12 साल की उम्र में वह चौथे दर्जे में पहुंच गया। हालांकि एक साथ कई जादुई तत्वों का उपयोग न कर पाने की समस्या अभी भी बनी हुई थी। जी त्यानवू ने हर संभव कोशिश की, लेकिन यह समस्या सुलझ नहीं पाए। डांगडांग ने अपनी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को जादुई आध्यात्मिक शक्ति के साथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक ही प्रकार में बदल गई। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन जादू और मार्शल आर्ट के सामंजस्य की दिशा में एक अपरिहार्य मार्ग था। उसी दिन लॉन कोन की आंतरिक और बाह्य आध्यात्मिक शक्ति 200 को पार कर गई और उसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। केवल न यही उसकी अंतर्निहित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का मूल्य जानता था। डांगडांग को विलय पूरा करने में पूरा 1 साल लग गया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब जादू और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के बीच भेद नहीं करती थी। उसने एक आध्यात्मिक शक्ति सागर बनाया, जिसका उपयोग जादू और शूरवीर दोनों के लिए किया जा सकता था। 2 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों के विलय से होने वाले उपभोग और संपीड़न के कारण 13 वर्ष की आयु में उसकी आध्यात्मिक शक्ति मुश्किल से 800 के पार पहुंच पाई थी। चूंकि उनकी साधना का स्तर अपने साथियों से कहीं ज्यादा था, इसलिए वे धीरे धीरे अपनी कक्षा से अलग हो गए और मुख्यतः अपने अपने गुरुओं के अधीन साधना करते रहे। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। एक जैसे दिखने वाले लेकिन अलग अलग स्वभाव वाले 2 किशोर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 14.5 साल की उम्र में वे खुद को पुरुष विकास के सबसे महत्वपूर्ण चरण में पाते हैं। उनकी ऊंचाई 5 फुट 9 इंच से ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से वे अपने साथियों के बीच उच्च श्रेणी में आ गए हैं। हालांकि उनके चेहरों पर बचपन के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे परिपक्व हो गए थे, लड़कों से युवा पुरुषों में परिवर्तित हो रहे थे। उनके सामने 3 अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे। जी त्यानवू के चेहरे पर मुस्कान थी, उसकी नजरें स्पष्ट संतुष्टि के साथ लॉन्ग डांगडांग पर टिकी थीं। हालांकि डांगडांग एक साथ कई विशेषज्ञताओं से जादू करने की अपनी अक्षमता पर कभी काबू नहीं पा सका था, फिर भी जादू में एक ही विशेषज्ञता की उसकी समझ और उपयोग को असाधारण ही कहा जा सकता है। जी त्यानवू एक 9वें दर्जे के जादू देवता होने के नाते मानते थे कि डांगडांग की उम्र के हिसाब से उसका एकल विशेषज्ञता वाला जादू का प्रयोग त्रुटिहीन था। लापरवाह नाइट हाई जेफेंग हमेशा की तरह एक भावशून्य चेहरा पहने हुए था, जो उसके चारों ओर की हर चीज से अलग था। 4 साल से ज्यादा समय बीतने के साथ ना ये के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। 3 9वीं रैंक के विशेषज्ञों में से सिर्फ वही पहले से थोड़ा ज्यादा बुरा लग रहा था। हालांकि उसकी निगाहें ज्यादा तेज और उसकी आभा ज्यादा गहरी हो गई थी। जी त्यानवू ने लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोन को संबोधित करते हुए कहा, तुम 4 साल से भी ज्यादा समय से हमारे साथ पढ़ रहे हो। जैसा कि तुम जानते हो, अकादमी के अन्य छात्रों की तुलना में तुम सचमुच हर पहलू में श्रेष्ठ हो। इसलिए ये जगह अब तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। दरअसल साधना के लिए यहाँ रहना कभी भी सर्वोत्तम विकल्प नहीं था।
हम तीनों की वजह से तुम यहीं रह गए। तुम्हारा भविष्य उसी स्तर के लोगों की दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आज घर लौटने के बाद तुम अपने माता पिता से कह सकते हो कि हम तुम्हें स्पिरिट फनेस अकादमी भेजना चाहते हैं। ये तुम्हारे लिए ज्यादा उपयुक्त जगह होगी। मुझे लगता है तुम्हारे माता पिता इससे सहमत होंगे। ना ये ने बीच में कहा, स्पिरिट फनेस अकादमी एक विशिष्ट संस्थान है जिसकी स्थापना विशेष रूप से टेम्पल अकादमी के मुख्य महाविद्यालय में की गई है। यहाँ प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को अभ्यारण्यों के लिए भविष्य की उच्च स्तरीय प्रतिभाओं के रूप में तैयार किया जाता है। वहाँ हर छात्र विलक्षण प्रतिभा वाला होता है और प्रतिस्पर्धा कड़ी होती है। हम तीनों भी स्पिरिट फनेस अकादमी से स्नातक हैं। ये वास्तविक प्रतिभावानों को प्रशिक्षित करता है और इसके शिक्षण दल में हमसे भी अधिक शक्तिशाली पवित्र दूत बुजुर्ग शामिल हैं। वहाँ आपको अधिक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त होगा, आपकी समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रमुख व्यवसायों के बीच इष्टतम समन्वय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होगा और आपको उपयुक्त उपकरण और यहाँ तक कि एक स्पिरिट फनेस भी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आपको वहां समय से पहले भेजा जा रहा है क्योंकि जल्द ही 5 साल में एक बार होने वाला स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन आयोजित होने वाला है। ये भव्य समारोह, जिसमें केवल स्पिरिट फनेस अकादमी के छात्र ही शामिल हो सकते हैं, एक स्पिरिट फनेस का अनुग्रह प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है और इसे छोड़ना नहीं चाहिए। स्पिरिट फनेस अकादमी के प्रत्येक छात्र को केवल यही एक अवसर मिलता है। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोनकोंग ने एक दूसरे को देखा। 9वीं रैंक के 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों के साथ 4 साल बिताने के बाद स्पिरिट भट्टी के बारे में उनकी समझ अपने शुरुआती स्तर से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। हाई जीफेग ने सहजता से कहा, डेंगडेंग के स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि वह 5वीं रैंक तक नहीं पहुंच पाया है, उसकी ताकत इस उम्र में 4थी रैंक पर चरम पर है और जादू और शूरवीरता में उसकी दोहरी साधना है। फिर भी स्पिरिट फनेस अकादमी में वह किसी भी शिष्य से कम नहीं है। हालांकि कोनकोंग बुरे काया शूरवीर का क्या आपको लगता है कि वह तैयार है? इतने सालों में आपने हमें उसकी क्षमताएं कभी नहीं दिखाई। अब परीक्षा का समय आ गया है। ना ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस मुझसे किया गया वादा याद रखना होगा। जी तियानवू थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे, क्या वह वास्तव में 4थे रैंक पर पहुंच गया है? ना ये ने जवाब दिया, उसने अभी तक नहीं किया है। लेकिन हमारा सौदा 5 साल के लिए था और वे 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। जी तियानवू की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। भाई ना ये, तुम्हें पता होना चाहिए कि बच्चों पर दबाव डालना ठीक नहीं है। हो सकता है कि यह वाकई अच्छा न हो। ना ये ने हाथ हिलाया, मानो इस पर आगे बात करने से कतरा रहा हो। सत्य की परीक्षा का एकमात्र मानदंड उसे व्यवहार में लाना है। मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा लेने की जरूरत है। क्या आप सब इस बात से सहमत नहीं हैं कि डांगडांग निश्चित रूप से स्पिरिट फनेस अकादमी में शिष्य बनने के योग्य है? तो फिर उन्हें हमारे सामने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने दीजिए। एक असली लड़ाई सब कुछ साबित कर देगी। किस मानदंड के तहत? हाई जिफेंग ने गहरी आवाज में पूछा। ना यी की आंखों में चमक आ गई। आधे घंटे के अंदर डांगडांग कोनकोंग को हरा नहीं पाएगा। freewebnovel.com। क्या आप गंभीर हैं? जी तियानवू और हाई जिफेंग ने लगभग एक साथ अपनी नजरें ना ये पर घुमाई। ना ये के होठों का कोना मुड़ गया। क्या तुम चमत्कारों में विश्वास करते हो? अगर नहीं करते तो आज एक चमत्कार होते हुए देखो। हाई जिफेंग ने उसे एक लंबी गहरी नजर से देखा लेकिन चुप रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वह ना ये को जी तियानवू से बेहतर जानता था। आखिरकार उनकी रैंकिंग करीब करीब बराबर थी और वे दोनों ही दिव्य शूरवीर थे। ना ये थोड़ा बड़ा था। ना ये काया योद्धा अपने सतर्क स्वभाव के लिए जाना जाता था। फिर भी वह सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध था। उसका साहस कभी कम नहीं हुआ। हाई जिफेंग ना ये के आत्मविश्वास से हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आत्मविश्वास कहाँ से आया है, फिर भी वह जानता था कि ना ये का चरित्र कितना स्थिर था। काया योद्धा एक बुरे। जी तियानवू हैरान होकर बोला, अगर सच में वैसा ही हुआ जैसा तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें फिर कभी काया शूरवीर नहीं कहूंगा। ये ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कार्य शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। डांगडांग कोनकोंग, तुम्हारे पास तैयारी के लिए 5 मिनट है। तुम्हें आगामी मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। डांगडांग, पीछे मत हटना। लॉन्ग डांगडांग ने लॉन्ग कोनकोंग को कुछ उलझन भरी नजरों से देखा। दरअसल पिछले कुछ सालों में ना ये ने कभी भी उसके और लॉन्ग कोनकोंग के बीच मुकाबला नहीं करवाया था।
दो शिक्षकों से पढ़ाई के बीच वह किसी और काम के लिए इतना व्यस्त रहता था कि उसे इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वह जानता था कि उसने कितनी मेहनत की है। वह अपनी खूबियों को भी अच्छी तरह समझता था। कौन कौन की प्रतिभा की कमी को उससे ज्यादा कोई नहीं जानता था। और लगातार अभ्यास और उन्नति के साथ प्रतिभा का महत्व और भी स्पष्ट होता गया। कौन कौन की प्रारंभिक जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति और जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति क्रमशः स्तर 9 और 10 पर थी। एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस धीरे धीरे उसकी प्रतिभा को निखारने में सक्षम लग रहा था, लेकिन सिर्फ 4 सालों में और चौथी रैंक तक पहुंचे बिना क्या वह सचमुच उसके एक शीर्ष चौथी रैंक के योद्धा के खिलाफ आधे घंटे भी टिक पाएगा? क्या ये यथार्थवादी था? चौथे रैंक के लिए कुल आध्यात्मिक शक्ति की सीमा 500 थी और चौथे रैंक के शिखर से 5वें रैंक की सीमा तक ये 2000 थी। लॉन्ग डांगडान की कुल आध्यात्मिक शक्ति पहले ही 1900 को पार कर चुकी थी, 5वें रैंक के करीब। इस बीच लॉन्ग कोनकोंग अभी भी 500 से कम था। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। फिर भी कोनकोंग जैसी प्रतिभा के लिए जिसने 4 वर्षों में 500 तक पहुंच लिया था, यह अकल्पनीय था। अपने भाई की नजरें पाकर लॉन्ग कोनकोंग का मुंह भी ऊपर की ओर मुड़ गया, ना ही के हाव भाव से मिलता जुलता। हालांकि किसी कारण से उसके चेहरे का भाव थोड़ा अहंकारी लग रहा था। मैं समय का ध्यान रखूंगा। अगर कोनकोंग ना ये के कहे अनुसार कर सकता है तो स्पिरिट फनेस अकादमी में उसके दाखिले में कोई समस्या नहीं है। भाई है, आप क्या सोचते हैं? हाय जीफेग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। जब हम मंदिर मुख्यालय लौटेंगे तो मैं पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस लाऊंगा। तो फिर ये तय हो गया, ना ये ने मंद मुस्कान के साथ जी त्यानवू की ओर इशारा करते हुए कहा। जी त्यानवू ने अपना हाथ हिलाया जिससे जमीन से एक बवंडर उठा। घूमती हवा ने धूल उड़ाए और तेजी से जमकर आसमान में रेतघड़ी का आकार ले लिया। डांग डांग कोनकोंग, तुम दोनों ने अभी हमारी बातचीत सुनी। कोनकोंग, इससे ये तय होगा कि तुम अपने भाई के साथ स्पिरिट फनेस अकादमी जा सकते हो या नहीं। हालांकि डांग डांग, तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा। अगर हमें कोई आपत्ति नजर आई तो ये समझौता रद्द हो जाएगा। समझे? समझ गया। लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। वह चकित था। हालांकि पिछले कुछ सालों में वह कोनकोंग को अक्सर देखता था, लेकिन कोनकोंग उसके सामने कभी कोई हरकत नहीं करता था, रहस्यमय सा लगता था। वह साधना में बहुत व्यस्त था, लेकिन अब वह देखना चाहता था कि उसके छोटे भाई ने इतने सालों में शिक्षक ना ये से क्या सीखा है। ना ये आगे बढ़ी, कोनकोंग को एक तरफ खींचा और बोली, कोनकोंग, मुझे पता है कि तुम्हें स्पिरिट फर्नेस अकादमी जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम बस गुजारा करने में ही संतुष्ट हो। लेकिन याद रखना, जिंदगी एक रोमांच है। तुम्हें तलाश करनी चाहिए और शिखर तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, वरना तुम दुनिया की खूबसूरती कैसे देख पाओगे। पवित्र शहर सुंदरियों से भरा पड़ा है। फेडरेशन के नियमों के अनुसार 16 साल की उम्र में तुम वयस्क हो जाते हो। लॉन्ग कोनकोंग ने पलकें झपकाईं। शिक्षक, क्या आप मुझे डेटिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? मैं नहीं हूं। बकवास मत करो। अपने शिक्षक की ईमानदारी का अपमान करने की हिम्मत मत करो। खैर, 4 साल से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी मेरी सलाह वही है, सुरक्षा पहले। बोलते हुए उसने कोनकोंग के कंधे पर थपथपाया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक कोमल गर्मजोशी में बदल गई। ना यी की आंखों के कोनों और उसकी धुंधली आंखों में कौवे के पैरों को देखते हुए लॉन्ग कोनकोंग ने गहरी सांस ली। चिंता मत करो बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। बोलते हुए वह आत्मविश्वास से लांग डांग डांग की ओर बढ़ा। पिछले 4 सालों में नाये ने उस पर कितनी मेहनत की थी, ये सिर्फ वही जानता था। हफ्ते में एक बार किया जाने वाला आर्केंजेल एम्ब्रेस दिव्य शूरवीरों के लिए खासतौर पर उपलब्ध 9वीं श्रेणी का कौशल था। हर बार किसी छिपी हुई जगह पर उसका शरीर थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होता जाता था, जिससे एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस सक्रिय हो जाता था। उसने इन सालों में ना ये को उम्रदराज होते देखा था। उसने कई बार रुकने का सुझाव दिया था, लेकिन ना ये हमेशा जिद्दी रहता था। ना ये ने उसे बताया कि गुरु शिष्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वे पिता पुत्र से भी ज्यादा करीब हो गए हैं। उसकी एकमात्र इच्छा यही थी कि कोनकोंग और भी मजबूत हो। आज जब लॉन्ग कोनकोंग ने बाकी 2 9वीं रैंक के विशेषज्ञों को देखा, जो ना ये की तुलना में लगभग 4 साल पहले जैसे ही लग रहे थे, तो उसके अंदर कुछ उबल रहा था। आखिरकार वह खून और आग से भरा एक किशोर था। दोनों भाई 30 मीटर की दूरी पर खड़े थे। लॉन्ग कोनकोंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, अंतरिक्ष वलय चमक उठा और उसके हाथों में एक ढाल प्रकट हुई।
दरअसल ये सिर्फ एक ढाल थी, तलवार नहीं, सिर्फ एक सामान्य शूरवीर की ढाल। काया शूरवीर इसलिए कहा गया क्योंकि उसके पास सिर्फ ढाल थी, तलवार नहीं। वह सबसे शुद्ध सुरक्षा शूरवीर या ढाल शूरवीर था। हालांकि लॉन डांगडांग ने कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया, वह बस अपने भाई की दिशा में शांति से देखता रहा। जी त्यानवू ने जोर से चिल्लाया, शुरू करो। लांग डांगडांग ने अपनी दाहिनी उंगलियों को पॉप के साथ चटकाया और हवा में एक तीखी आवाज गूंजी, जिसके बाद एक हरे रंग की हवा की धार निकली जो बिना किसी जादू या दिखावे के लगभग तात्कालिक रूप से प्रक्षेपित हुई। जब हवा का ब्लेड पहली बार उड़ा तो उसकी लंबाई लगभग 1 फुट थी, लेकिन जैसे जैसे वह हवा में आगे बढ़ा, ब्लेड की सतह पर एक तेज हरे रंग की चमक उभरने लगी। हवा के विशाल तत्व हवा के ब्लेड पर इकट्ठा हो गए, जिससे हवा में अजीब सा कंपन पैदा हो गया। उसी समय लॉन डांगडांग की आंखें हरे रंग की हो गईं और वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर तैरने लगा। 5वीं रैंक पर पहुंचने पर एक शूरवीर बिना किसी सवारी के थोड़े समय के लिए उड़ सकता था। हालांकि वायु विशेषज्ञ जादूगर 3री रैंक पर ही यह कर सकते थे। लांग कोन ने न तो अपनी ढाल के पीछे छिपने की कोशिश की, न ही चकमा दिया, बल्कि उसने अपनी ढाल को पकड़ लिया और लांग डांगडांग के पवन ब्लेड की ओर बढ़ गया। हवा में गूंजती हुई पवन धार अचानक 3 गुना बढ़ गई। जैसे ही वह लॉन कोन से टकराने ही वाली थी, पवन धार 3 टुकड़ों में बढ़ गई। एक ने आगे से हमला जारी रखा, जबकि बाकी 2 ने पीछे से लॉन कोन पर हमला करने के लिए घूमकर हमला किया। लॉन कोन ने फिर भी हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय उसने फुर्ती से स्लाइड सटेप किया और बमुश्किल सामने और बाईं ओर की हवा की ब्लेडों के बीच की खाई में घुसा। हालांकि तीनों हवा की ब्लेडें उसके आगे नहीं निकल पाईं, बल्कि घूमकर पीछे से उसका पीछा करने लगीं, जिससे साबित हुआ कि लॉन डांगडांग का उन पर पूरा नियंत्रण था। लॉन कोन ने जोर से अपना बायां पैर पटका। एक धमाके के साथ उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह सीधे लॉन डांगडांग की ओर टूट पड़ा। शूरवीर का कौशल, धावा बोलो। 3 पवन तरंगे सीटी बजाते हुए पीछे से उसका पीछा कर रही थीं, जबकि लॉन डांगडांग ने आगे से 2 और पवन तरंगे छोड़ी थीं। वे भी हवा में ही खिल गईं, 3 टुकड़ों में बंट गईं और कुल 9 पवन तरंगों ने लॉन कोन को घेर लिया। लेकिन उसी क्षण लॉन कोन ने अपनी प्रभावशाली बचाव कला का प्रदर्शन किया। अपनी आक्रामक मुद्रा बनाए रखते हुए वह नीचे की ओर झपटा। उसका शरीर छोटी छोटी हरकतें कर रहा था और वह हमेशा हवा के थपेड़ों से बमुश्किल बच पाता था। freewebnovel.com। ऐसा नहीं था कि वह जादुई हमले का विरोध करने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बल्कि उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उनके बीच आध्यात्मिक शक्ति में असमानता के कारण उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय रूप से संरक्षित करने के लिए प्रेरित किया। इस समय दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। जैसे ही लॉन डांगडांग ने अपनी वायुधारों को नियंत्रित किया, उसने खुद को दूर करने के लिए पीछे की ओर स्लाइड सटेप भी किया। शिक्षक ना ये ने उसे स्लाइड सटेप सिखाया था और वह इसका इस्तेमाल भी कर सकता था। अपनी पिंडली की मांसपेशियों और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसकी पीछे हटने की गति लॉन कोन के हमले से भी तेज थी। जैसे ही वह पीछे हटा, लॉन कोन के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके हमले की गति अचानक बदल गई और वह बगल में चला गया और वह बिना किसी प्रयास के 9 पवन ब्लेडों को चीरता हुआ निकल गया। उनका लक्ष्य लांग डांगडांग को हराना नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य इस लड़ाई में 30 मिनट तक टिके रहना था। लॉन डांगडांग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हवा में 9 पवन ब्लेड अचानक एक में बदल गए, एक विशाल पवन ब्लेड में परिवर्तित हो गए जो टकराया। इस बार हवा का ब्लेड तेज नहीं चल रहा था, लेकिन लॉन कोन साफ महसूस कर सकता था कि हवा में हवा के तत्व चिपचिपे हो रहे हैं। विशाल हवा का ब्लेड पूरी तरह से उस पर अटका हुआ था। सहायक जादू स्पिरिट।